everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 5 जून के करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें, भले ही वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, करंट अफेयर्स हो या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हो, उसकी अलर्ट सबसे पहले आपको मिले। ऑल्सो जो आज की क्लास का PDF है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप उसे अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहां पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर जो आपके मॉक वगैरह है, डेमो वीडियोस हैं, इन सब के लिंक्स और PDF आपको वहां पर मिलेंगे, तो प्लीज आप उसे वहां ज्वाइन कीजिए। मूविंग ऑन, ये हमारी वेबसाइट है test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर बैंकिंग, SSC, रेलवेज, जैब, कैप, पैरा 13, कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जितने भी हमने मॉक टेस्ट निकाले हैं आज तक वो सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसे परचेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ये हमारा एक ऐप है करंट अफेयर्स जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाते हैं, बट उसके अलावा भी जो करंट अफेयर्स है वो आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। आपके लिए सिर्फ डेली एंड मंथली क्विजेज है वहां पे, ताकि आप अपनी नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकें, एंड दीज क्विजेज आर एब्सोल्युटली फ्री। ऑल्सो वहां पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको वहां पर बता देगा। आपको हर एक वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एग्जाम अलर्ट हो, वैकेंसी अलर्ट हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अलर्ट्स हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, उस स्कीम का नाम बताइए जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है ताकि जो भारतीय बाहर से आ रहे हैं उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए भरोसा, बी होप, सी समर्थ, डी तत्पर या फिर ई स्वदेश। तो चलिए इसका आंसर इज ई स्वदेश। मैं आपको बता दूं, स्वदेश अगर आप इस स्कीम का नाम है, ऑल्सो एक मूवी थी स्वदेश जिसका लगभग आप कह सकते हैं इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था। उसमें जो शाहरुख खान उनका लीड रोल था वो काम करते थे नासा के लिए, बट सडनली वन फाइन डे उन्हें अपने गांव वापस आना पड़ा और उन्होंने वहां पर आके देखा कि कितनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी प्रॉब्लम है, और नासा में वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे ताकि वो लोग स्पेस में जा सके, चांद पर जा सके। तब उन्होंने फैसला किया कि जो वो वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपने देश को कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि वो इससे अच्छा इसरो या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करेंगे। और ये जो ब्रेन ड्रेन वाली चीज है कि वो दूसरी कंट्रीज को हेल्प नहीं करके पहले अपने स्वदेशी कंपनियां अपने स्वदेश को यानी कि अपने खुद के देश को हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्कीम के बारे में जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वदेश, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 25 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना रद्द कर दिया गया था, तो इससे कई सारे इंडियन स्ट्रैंडेड हो गए थे बाहर। तो भारत सरकार ने एक मिशन चालू किया था जिसका नाम है वंदे भारत मिशन, जिसके तहत वो अपने स्टैंडर्ड सिटीजन्स को वापस लेके आ रही है भारत में। सिर्फ भारत में लाना काफी नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये नई इनिशिएटिव आई है। इसके तहत जो हमारी भारतीय सरकार है वो एक डेटाबेस क्रिएट कर रही है जिसमें जो ये क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं, मतलब जिनके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, उनके पास क्या स्किल्स है, उन्हें कितने इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है। और ये डेटाबेस भारतीय सरकार अलग अलग कंपनीज के साथ शेयर करेगी और वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे इनको। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा कंपनीज को कि उन्हें अलग अलग जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस डेटाबेस से वो अगर उन्हें पर्टिकुलर कुछ स्किल सेट्स चाहिए उसे फिल्टर करके ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं ये 3 मंत्रालय का जॉइंट इनिशिएटिव है, तो वो कौन से 3 मंत्रालय हैं। द फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम है
कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपनी जॉब्स खो चुके हैं और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि ऐसे समय में जब कोविड-19 पूरे दुनिया में पागलों की तरह फैल रहा है कि उन्हें दोबारा अपनी जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो कब वापस लौट सकेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव है हमारी सरकार द्वारा। तो चलिए जानते हैं उन्हें क्या करना होगा। उन्हें एक स्वदेश स्किल फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। ये फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा उन्हें, और ये जो फॉर्म है वो हमारी सरकार ने 30 मई 2020 को लाइव किया था। और मैं आपको बता दूं 3 जून तक यानी कि सिर्फ 3 दिन में लगभग 7,000 पीपल हैव रजिस्टर्ड अंडर दिस। तो आप जान सकते हैं कि कितने लोग बाहर और वो कितने तत्पर है भारत में वापस आकर काम करने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए जानेंगे कौन कौन से स्टेट्स के लेबरर्स मैक्सिमम लौट रहे हैं भारत। तो चलिए इट इज केरला। आप जानते हैं केरला की नर्सेज बहुत जाती हैं यूएई वगैरह में। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। तो ये 5 राज्य हैं जहां से मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं और अब ये लौटने के बाद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस स्किल्स के बारे में प्रचार कर रही है। इन दी एयरप्लेन्स ऑल्सो इसकी अनाउंसमेंट की जा रही है। अपने हाई कमीशंस, अपने कॉन्सुलेट्स, अपनी एम्बेसीज के थ्रू वो लोगों तक पहुंचा रही है कि ऐसी एक सुविधा मतलब अवेल वो कर सकते हैं भारत में और उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। उस डिसइंफेक्शन यूनिट का नाम बताइए जो DRDO ने डेवलप किया है पीपी डिसइंफेक्शन के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कोरोना स्वच्छ, बी अल्ट्रा कवच, सी पीपी स्वच्छ, डी कोरोना कवच या फिर ई अल्ट्रा स्वच्छ। तो चलिए इसका आंसर इज ई अल्ट्रा स्वच्छ। ओके, जो DRDO है उन्होंने एक डिसइंफेक्शन यूनिट तैयार किया है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ये काफी सारे मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट करेगा जिसमें सबसे ज्यादा कीमती है PPE जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स पहनते हैं ताकि वो संक्रमण को रोक सके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फैब्रिक्स। ओके, मैं आपको बता दूं हाल ही में जब मैं आपको बताती हूँ कि हाल ही में जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हाई कोर्ट वगैरह के सेशन चल रहे थे तब जो लॉयर्स है उन्हें पर्टिकुलरली मना किया था कि वो जो एक ब्लैक रोब पहनते हैं वो नहीं पहने, बिकॉज उससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। उन फैब्रिक्स पे से जल्दी से कीटाणु नहीं जाते हैं, इसीलिए वो रेगुलरली वॉश नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें मना कर दिया गया था ताकि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ DRDO ने निकाली है जिससे स्पेशली फैब्रिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से डिसइंफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। वो एक एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फॉर डिसइंफेक्शन। ओके, तो चलिए जानेंगे कुछ DRDO के बारे में। उसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1958 और इसके चेयरमैन का नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, कितने जो डेयरी फार्मर्स है उन्हें फायदा होगा फ्रॉम द किसान क्रेडिट कार्ड्स कैंपेन जो भारत सरकार ने लॉन्च की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 50 लाख, बी 90 लाख, सी 1 करोड़, डी 1.5 करोड़ या फिर ई 2 करोड़। तो चलिए इसका आंसर इज डी 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। जो हमारी भारतीय सरकार है वो किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को जो अलग अलग यूनियंस के साथ जुड़े हुए हैं। ये 2 महीनों में किया जाएगा जो है 1 जून से 31 जुलाई को। ये एक स्पेशल ड्राइव हमारी गवर्नमेंट ने चालू की है ताकि स्पेशल एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए इन दिस मिल्क या फिर डेयरी सेक्टर। तो चलिए जानते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बताती हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसके तहत 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 तक आप कोलैटरल फ्री लोन उठा सकते हैं।
ये पहले से ये स्कीम कई साल से है, इट वाज लॉन्च बाय द नाबार्ड, कई सालों से है। पहले जो आप अपनी ज़मीन पर ये उठा सकते थे 1,60,000, बट अब इसमें डेयरी फार्मर्स को भी जोड़ दिया गया है बिकॉज उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण। इससे उनका मानना है कि फ़ायदा होगा तकरीबन 1,70,000 फार्मर्स को, इससे कई ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऑलरेडी जिन किसानों के पास 1,60,000 तक का कोलैटरल फ्री लोन है वो उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं अप टू 3 लाख। इसमें बहुत ही मिनिमम रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि लगभग 2% से 3% तक इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कई सारी बैंक्स लाइक SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक ये सब प्रोवाइड करी हैं किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो जो किसान अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें खाली शायद एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा और एक फोटोग्राफ लगेगा, और उसके बाद वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अंडर जिस भी बैंक से उन्हें लोन लेना है। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और सरकार मानती है कि इससे 5 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए जाएंगे इन द डेयरी सेक्टर। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, निर्मला सीतारमन ने किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 दिन चला था। उसका एक स्पेशल वीडियो है, आप जाकर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारी सरकार ने अनाउंस किया था इन दी 20 लाख करोड़ का पैकेज। ओके, मूविंग ऑन। चौथा क्वेश्चन, उस एनजीओ का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड जीता है फॉर द ईयर 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए गूंज, बी कथा, सी सीड्स, डी गिव इंडिया या फिर ई मीर फाउंडेशन। तो उसका आंसर इज सी सीड्स। मैं आपको बता दूं ये जो सीड्स है ये 2001 में खोजा गया था। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है पटना में, जो कि बिहार में पड़ता है, और इसकी जो हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली में। ओके, तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो अवार्ड है वो सीड्स को दिया है, जिसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनका पर्पस यही है कि जो पुअर और अंडर प्रिविलेज लोग हैं सीड्स का, उन्हें ये कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एनजीओ है और ये एकमात्र ऐसा है 3 साउथ ईस्ट रीजन्स में जो इंडिया को बिलोंग करता है। तो चलिए जानते हैं कि बाकी 2 अवॉर्डीज कौन कौन से देश से हैं। वन इज फ्रॉम थाईलैंड एंड अदर वन इज फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार को मिला था फॉर तुनखित फाउंडेशन, म्यांमार के तुनखित फाउंडेशन को ये अवार्ड मिला है। भारत में से ये सीड्स को मिला है और एक मिला है थाईलैंड को। तो चलिए जानते हैं सीड्स ने क्या काम किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ताकि जो पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट्स और हुक्का बैन किया जाए इन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनजीओ को सम्मानित किया है। ओके, मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन। ऑनलाइन एक समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और पीएम स्कॉट मॉरिसन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसका नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट। स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इटली, डी स्पेन या फिर ई इंग्लैंड। तो चलिए इसका आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया। चलिए जानते हैं इस अग्रीमेंट के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 4 जून को एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें 7 अग्रीमेंट्स पे साइन किया गया था बाई बोथ द नेशंस। आप कह सकते हैं ये पहला ऐसा वर्चुअल समिट हुआ था या फिर अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया था। इस म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट के तहत जो दोनों देशों की मिलिट्री है वो अलाउ करेगी आपस में एक दूसरे के बेसिस को शेयर करना फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। ऑल्सो जो ओवरऑल डिफेंस में कोऑपरेशन चाहिए एक दूसरे देश से वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके अलावा जो 6 अलग अलग अग्रीमेंट्स पे बातचीत हुई थी और पैक्ट साइन हुए थे फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन, चलिए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज
साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मिनरल्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वोकेशनल एजुकेशन और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम दैट इज चाइना। दोनों को चाइना से थोड़ा प्रॉब्लम है और आपस में ये दो देश ऐसा मानते हैं इस पैक्ट पे साइन करने के बाद कि जो वो आपस में दोनों देश एक दूसरे का सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेंगे और दोनों के जो एरियाज है उनको क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आपस में अपने मिलिट्री बेसिस शेयर करेंगे इन द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ताकि एक दूसरे से के साथ कोऑपरेशन बना रहे। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इज कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये 2019-20 का सबसे भयानक ऑस्ट्रेलियन बुश फायर का इमेज है, जिसे कहा जाता है कहा जाता है ब्लैक समर। ये तकरीबन 4 से 6 महीने चला था और ऐसा माना जाता है 9 मार्च की डेटा के हिसाब से कि लगभग 1,86,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये फॉरेस्ट कवर है ये बर्न हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट कवर बर्न हो गया और लगभग 1 बिलियन एनिमल्स were burnt to death। तो ये इस ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट ये इस साल का आप कह सकते हैं सदी का सबसे भयानक ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। इतना कि इसकी जो स्मोक है वो लगभग 11,000 किलोमीटर तक फैल गई थी और इससे न्यूजीलैंड का टेम्परेचर भी बढ़ गया था। ऑल्सो मैं आपको बता दूं 4 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। वो भी इसीलिए चालू हुआ था कि 5 जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बुश फायर को बुझाते बुझाते अपनी जान दे दी। ये हुआ था इन द ईयर 1999 और उसके बाद से हर साल 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए उदय कोटक, बी विक्रम किरोलस्कर, सी शिवनादर, डी आनंद महेंद्र या फिर ई दिलीप सांघवी। तो चलिए इसका आंसर इज ए उदय कोटक। ऑल्सो मैं आपको बता दूं जो विक्रम किर्लोस्कर है वो उनको रिप्लेस करेंगे उदय कोटक। उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। वो लास्ट 2 साल से प्रेसिडेंट डेजिग्नेट रह चुके हैं और इस साल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो विक्रम किर्लोस्कर जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड और वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, उन्हें रिप्लेस करेंगे। तो चलिए कुछ उदय कोटक के बारे में जाना जाए। वो सीईओ एंड एमडी हैं ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। 2018 से वो अब तक सीईओ हैं। ओके, और उनके हेडक्वार्टर्स है कोटक महिंद्रा बैंक इन मुंबई महाराष्ट्र और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2003। मतलब आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस इन्हें 2003 में ही मिला था। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, किन्होंने चार्ज अज्यूम किया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गिरिधर अरमाने, बी इंदुशेखर चतुर्वेदी, सी राजेश कुमार चतुर्वेदी, डी रविंद्र सिंह ढिल्लन या फिर ई एस.एन. राजेश्वरी। तो चलिए इसका आंसर इज सी राजेश कुमार चतुर्वेदी। ये सी एक आईएएस है। ये अज्यूम करेंगे चार्ज एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम 1 जून। जो एसीसी है यानी कि अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमेटी है उन्होंने अप्रूव किया है बिकॉज एक बहुत ही मेजर ब्यूरोक्रेटिक रीशफल हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो जिन्हें सक्सीड करेंगे उनका नाम है पी राघवेंद्र। उन्हें वो सक्सीड करेंगे। पी राघवेंद्र रिटायर किए थे ऑन May 31। चलिए बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं बाकी सेक्रेटरीज के बारे में। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनका नाम है राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है अजय कुमार। जो हमारे होम सेक्रेटरी है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी है उनका नाम है रवि मित्तल। और इसमें नहीं लिखा, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं
न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है, उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वी कृष्ण स्वामी, बी अजीत कुमार मोहंती, सी रामचंद्र गुहा, डी वीरेंद्रनाथ दत्त या फिर ई बोरिया मजूमदार। तो चलिए इसका आंसर इज जी वीरेंद्रनाथ दत्त। ओके, तो चलिए ये उनकी इमेज यहाँ पे हमने लगाई है। वीरेंद्रनाथ दत्त वो ऑलरेडी रह चुके हैं मार्केटिंग के डायरेक्टर फॉर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और अब उन्हें एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NFL फ्रॉम 4 जून। वो मनोज मिश्रा को रिप्लेस करेंगे। ऑल्सो मैं आपको बता दूं वो कंपनी के साथ 2018 से एसोसिएटेड है एज द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। उस गूगल CFO का नाम बताइए जिन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पैट्रिक पिचेट, बी बिस्टोन, सी इवन विलियम्स, डी जैक डोरसे या फिर ई ओमिद कुर्दिस्तानी। तो चलिए इसका आंसर इज ए पैट्रिक पिचेट को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर। उनकी अपॉइंटमेंट 3 जून को आई थी। ओके, मैं आपको बता दूं ये पहले CFO रह चुके हैं ऑफ गूगल फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2015, और उन्होंने ट्विटर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे 2017 में ज्वाइन किया था, और अब ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। उस इंडियन राइटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में रीजनल अवार्ड जीता है फॉर 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नेहा द्विवेदी, बी खुशवंत सिंह, सी कृतिका पांडे, डी झुम्पा लाहिरी या फिर ई गिरीश कुबेर। तो चलिए इसका आंसर इज सी कृतिका पांडे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। उस भारतीय राइटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में रीजनल अवार्ड मिला है फॉर एशिया फॉर द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नेहा द्विवेदी, बी खुशवंत सिंह, सी कृतिका पांडे, डी झुम्पा लाहिरी या फिर ई गिरीश कुबेर। तो चलिए इसका आंसर इज सी कृतिका पांडे। उन्हें मिला है ये अवार्ड इन एशिया। ओके, मूविंग ऑन। ये अवार्ड तो चलिए पहले बात करते हैं कृतिका पांडे के बारे में। कृतिका पांडे एक राइटर है फ्रॉम रांची, और 2 जून को ये प्राइज अनाउंस किया गया था, और उन्हें मिला है रीजनल विनर फॉर एशिया इन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। उनकी एक कहानी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। उसमें जो 2 यंग लोग हैं वो प्यार खोजने की कोशिश करते हैं। जो ये चारों तरफ माहौल है तनाव का, नफरत का, इसके बीच में प्यार खोजने की कोशिश करते हैं। इसमें एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर लेती है, और इस स्टोरी को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था फॉर द एशियन रीजन। मैं आपको बताती हूँ कुछ इस प्राइज के बारे में। ये जो प्राइज है ये एवरी ईयर होता है, और इसमें 2000 से 5000 के बीच वर्ड्स में आपको एक अनपब्लिश्ड स्टोरी लिखनी पड़ती है, विच इज ओपन टू ट्रांसलेशन। ये कोई भी पब्लिश कर सकता है इन स्टोरी को, और उसके बाद जो बेस्ट स्टोरी है, जो लोगों को इंस्पायर करती है, कुछ अच्छी सीख देती है, उसे ये लोग शॉर्टलिस्ट करके प्राइज देते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ अग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रत्येक वर्ष किस दिन को आक्रामक से पीड़ित मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून या फिर ई 5 जून। तो चलिए इसका आंसर इज 4 जून को मनाया जाता है। चलिए कुछ पढ़ते हैं इस दिन के बारे में। यूनाइटेड नेशन हर साल 4 जून को मनाती है ये दिन, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशंस। ये उन बच्चों के लिए मनाया जाता है, उन्हें याद करके उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो अग्रेशन का
शिकार हो जाते हैं, जिन्हें लीगली रिक्रूट कर दिया जाता है इन वॉर्स, उनके स्कूल्स को आग लगा दी जाती है, बॉम्बिंग कर दी जाती है, बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तो उनके जो इस दर्द को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कई बार आपने सुना होगा कि जो तालिबान है या फिर ऐसी कोई टेररिस्ट एजेंसीज है, वो कश्मीर में और बाकी जगहों में, जैसे आईसिस वगैरह है, ये सब सीरिया वगैरह में स्कूल्स को अटैक कर देती है, बच्चों को किडनैप कर देती है और उसके बाद उन्हें आईसिस वगैरह में रिक्रूट कर देती है। तो ये बहुत ही, आप सोच सकते हैं ये कैसा मंजर होता है उन पेरेंट्स के लिए जिनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चे जिंदा हैं नहीं है। बच्चों के स्कूल्स को ऐसे के ऐसे उड़ा देते हैं वो लोग, पता नहीं क्या सोच के। तो उन बच्चों के लिए ये दिन यूनाइटेड नेशंस हर साल मनाई जाती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि पहली बार ये कब मनाया गया था। ये पहली बार मनाया गया था, मतलब पहली बार इसका सुझाव उनको आया था 19 अगस्त 1982 में, जब एक स्पेशल सेशन हुआ था, इमरजेंसी स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें देखा गया था कि जब कि पैलेस्टाइन में ये हुआ था कि इजराइल ने अपने एक्ट्स ऑफ अग्रेशन में कितने पैलेस्टीनियन और लेबनीज बच्चों को अग्रेशन का शिकार बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और ताइवान में प्रॉब्लम्स हमेशा से चलती आ रही हैं, वैसे ही इजराइल और पैलेस्टाइन से बरसों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो जो पैलेस्टीनियन बच्चे हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हुए थे, पैलेस्टीनियन और लेबनीज बच्चे। तो ये उस टाइम उनको शॉक्ड हो गए थे, जो जनरल असेंबली है, देख के कि क्या अवस्था है उन बच्चों की। तो तब से हर साल 4 जून को मनाया जाता है ये दिन। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जून में इंपॉर्टेंट डेज क्या आते हैं। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, तो चलिए विद दिस बढ़ते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बासु चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पेंटर, बी फोक सिंगर, सी फिल्म डायरेक्टर, डी ऑथर या फिर ई हिस्टोरियन। तो चलिए इसका आंसर इज सी फिल्म डायरेक्टर। बासु चैटर्जी के बारे में कुछ जानते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन और लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे, जो अपनी रियलिस्टिक और ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज जैसे कि रजनीगंधा, चितचोर, बातों बातों में, एक रुका हुआ फैसला, इन सब के लिए जाने जाते हैं। 4 जून को मुंबई में उनका देहांत हो गया था, वो 90 वर्ष के थे। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड